स्कूल खुलने के दिन देश हैकत के अनुसार स्पिरिट बीस्ट यानी आत्मिक पशु बांटता है। क्लास में फर्स्ट आने वाली मॉनिटर ने बिना झिझक एस लेवल हेवनली डीमन सिल्वर स्नेक, जबकि लास्ट आने वाले मुझे सिर्फ एक एफ लेवल ब्लैक बियर मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आ गया और ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से मुझे उसका कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट मिल गया। वही मॉनिटर की चुनी हुई व्हाइट स्नेक अभी विकसित भी नहीं हुई थी और अपोकलिप्स के पहले ही दिन ठंड से मर गई। जलन में मॉनिटर ने दूसरों के साथ मिलकर ब्लैक बियर को पकाया, यहां तक कि मेरे सामने बियर मीट हॉटपॉट भी बनाया। गंभीर रूप से घायल मैं बर्फीले तूफान में गिर पड़ा और दिल में नफरत लिए मरने को तैयार नहीं था। जब मैंने दोबारा आंख खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच गया जब स्पिरिट बीस्ट चुनना था। जैसे ही मैं पिछले जन्म की तरह ब्लैक बियर लेने जा रहा था, तभी ली यानपिंग अचानक चिल्लाई। वो अपनी सीट से उठी और एक पूरी तरह सफेद चमकदार स्केल्स वाली लिटिल व्हाइट स्नेक को पकड़े हुए मेरे पास आई और बिना कुछ कहे उसे मेरे हाथों में ठूस दिया। फिर तुरंत मुड़कर बॉक्स में रखे लिटिल ब्लैक बियर को उठा लिया, जैसे डर हो कि मैं उसे छीन न लूं। पूरी क्लास हैरान रह गई, यहां तक कि क्लास टीचर भी खुश नहीं दिखे। ये व्हाइट स्नेक इस बैच की सबसे शुद्ध ब्लड लाइन वाली थी, जिसकी एंशिएंट ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन 80% तक, और कहा जाता था कि ये एंशिएंट हेवनली डीमन पाइथन की वंशज है। टीचर ने कहा कि आधे अधूरे स्पिरिट बीस्ट का चुनाव मजाक नहीं है, ये फ्यूचर ग्रोथ लिमिट से जुड़ा है, जल्दी से एक्सचेंज कर लो। लेकिन ली यानपिंग बोली कि हु वेन को इस व्हाइट स्नेक की उससे ज्यादा जरूरत है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए वो किसी भी स्पिरिट बीस्ट के साथ स्ट्रांग बन सकती है, जबकि हु वेन का कल्चरेशन टैलेंट एवरेज है और अगर उसे मिक्स ब्लड लाइन वाला ब्लैक बियर मिला तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो विलिंगली एक्सचेंज करना चाहती है। ये सुनते ही क्लास में शोर मच गया और सब उसकी निस्वार्थ भावना की तारीफ करने लगे। कुछ लोग बोले कि कल्टीवेशन में सबसे जरूरी दाव हार्ट होता है और उसका दिल बहुत प्योर है। भले ही स्पिरिट बीस्ट वीक हो, उसका फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। फिर सबने मुझसे कहा कि जल्दी से उसे थैंक्स बोलो। मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे उसकी फेक काइंडनेस की जरूरत नहीं है, मुझे वही ब्लैक बियर चाहिए। ली यानपिंग की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। उसने ब्लैक बियर को और कसकर पकड़ा और ऐसे देखने लगी जैसे गलती मेरी ही हो। उसने कहा कि मैं उसे टेस्ट मत करूं, वो सच में एक्सचेंज करना चाहती है। लेकिन मैंने कहा ये नाटक मत करो, सच में जरूरत नहीं है। तभी अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने काट लिया। नीचे देखा तो लिटिल व्हाइट स्नेक के 2 छोटे दांत मेरी स्किन में धसे हुए थे और खून बह रहा था। उसने अपनी 2 फांक जीभ से मेरी कलाई को छुआ और एक अजीब सी सुन्नता फैल गई। बस इतने में उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो भी लाइफ एंड डेथ ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट। क्लास में हलचल मच गई। पहले सबको लगा था कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूं, इसलिए व्हाइट स्नेक नहीं ले रहा, लेकिन अब सबको लगा कि मैं दिखावा कर रहा था। एक तरफ मना कर रहा था और दूसरी तरफ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि ली यानपिंग अपना फैसला ना बदले। लोग मुझे बेकार कहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट के बाद व्हाइट स्नेक गहरी नींद में चली गई और मैं चुपचाप अपनी सीट पर वापस आ गया। चेहरा उदास था। सिर्फ मुझे पता था कि ये रेयर दिखने वाली व्हाइट स्नेक आधे महीने में बेकार बोझ बन जाएगी। तभी मेरी नजर ली यानपिंग पर पड़ी और मुझे समझ आया कि वो व्हाइट स्नेक नहीं चाहती, बल्कि ब्लैक बियर के लिए मुझसे लड़ रही है। इसका मतलब वो भी रिबॉर्न है। पिछले जन्म में उसने व्हाइट स्नेक चुनी थी और मुझे मजबूरी में ब्लैक बियर मिला था। लेकिन आधे महीने बाद एक्सट्रीम कोल्ड एपोकलिप्स आ गया। ग्लोबल टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और पृथ्वी फ्रीजिंग हेल बन गई। व्हाइट स्नेक अपनी नोबल ब्लड लाइन के बावजूद लंबा ग्रोथ साइकिल होने की वजह से उसी दिन ठंड से मर गई, जबकि ब्लैक बियर मेरी देखभाल में जल्दी अडल्ट स्टेज में पहुंच गया और टैलेंट शेयरिंग एक्टिवेट होते ही मैं एपोकलिप्स में एकमात्र इंसान बन गया जिसे ठंड से डर नहीं था। बाद में मैं एबिलिटी टीम के साथ रिसोर्सेज ढूंढने गया और ली यानपिंग कई बार ब्लैक बियर को बहकाने की कोशिश करती रही ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसका बन जाए, लेकिन ब्लैक बियर हर बार मना कर देता। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो गुस्से में आ गई और दूसरों से कहा कि ब्लैक बियर का मांस खा लो तो ठंड से बच सकते हो। इसी वजह से एक बार रिसोर्सेज ढूंढने जाते समय उसने कई एबिलिटी यूजर्स के साथ मिलकर मुझे और ब्लैक बियर को मार डाला और उस इंसान खाने वाले एपोकलिप्स में हम उनके खाने का हिस्सा बन गए। अब मैं ठंडी नजरों से ली यानपिंग के हाथ में पकड़े ब्लैक बियर को देख रहा था। पिछले जन्म में हमारा रिश्ता बहुत गहरा था, हम एक दूसरे की जान पर भरोसा करते थे, लेकिन इस जन्म में उसे मुझसे छीन लिया गया। कोल्ड रेजिस्टेंस टैलेंट गया तो गया, लेकिन पिछले जन्म का बदला खून से ही चुकाऊंगा। मैं ब्लैक बियर को घूर रहा था, तभी उसने भी अपनी आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा और हमारी नजरें मिल गई। ये लगभग खिलौने जितने आकार का छोटा ब्लैक बियर अचानक मेरी तरफ 2 बार पलके झपकाया। ना 1 बार, ना 3 बार, बल्कि ठीक 2 बार। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये पिछले जन्म में मेरे और ब्लैक बियर के बीच का सीक्रेट सिग्नल था, जिसका मतलब था मुझे निश्चिंत रहने को कहना। ये सोचकर मैंने अनजाने में ली यानपिंग की तरफ एक
खुद समझ लो वाली नजर डाली। ब्लैक बियर दिखने में भले ही सीधा साधा और भोला लगे, लेकिन अंदर से पूरी तरह चालाक और शातिर है। मैं अभी ब्लैक बियर के साथ नजरों से बात ही कर रहा था कि अचानक मेरी उंगली को एक ठंडा सा छोटा मुंह पकड़ लेता है। नीचे देखता हूं तो पता चलता है कि मेरी वही बेकार लिटिल व्हाइट स्नेक, जो बस दिखने में अच्छी है और बाकी किसी काम की नहीं, जाग गई है। तभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजती है, मैं बेकार नहीं हूं और तुम आदमी, उस काले बदसूरत को मत देखो। मैं दूसरे हाथ से उसके छोटे से सिर को हल्का सा ठोकता हूं और पूछता हूं, तुम बोल रही हो? लिटिल व्हाइट स्नेक घमंडी अंदाज में सिर उठाकर मेरी हथेली पर लिपट जाती है और कहती है, मेरा नाम लिंग शियू है आदमी, अगर चाहो तो मुझे क्वीन भी कह सकते हो। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, छोटे बच्चे, तुम्हें ये चूनी ब्यू यानी ओवर ड्रामेटिक बातें किसने सिखाई? आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंसान शुरू करते हैं, क्योंकि बीस्ट रेस स्वभाव से घमंडी होती है। सिर्फ बचपन में ही वे थोड़े नरम होते हैं और तब भी बहुत कम बार ही किसी इंसान के करीब आकर खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। क्लास के सभी छात्र अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट सर्कल बनाकर अपने बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, लेकिन मैं उनमें शामिल नहीं था। अगर कोई अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन नहीं करता कि मुझे एक एंशिएंट हाई ब्लड लाइन बीस्ट ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं उससे पूछता हूँ, लिंग शियू, तुमने मुझसे खुद कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? वो जवाब देती है, वो लड़की, उससे बदबू आती है। मैं चौंक कर पूछता हूँ, बदबू? ली यनपिंग तो स्कूल ब्यूटी है, कितने लड़के उसके पीछे घूमते हैं और कहते हैं कि वो खुशबूदार है। लिंग शियू ठंडे स्वर में कहती है, उनकी आंखें खराब हैं, ये सोल की बदबू है। मैं फिर पूछता हूँ, तो मैं? वो मेरी बाह में और लिपटते हुए थोड़ा अजीब लहजे में कहती है, ठीक ठाक हो, खाली हो, साफ हो। मैं उसकी स्केल्स को उंगलियों से छूता हूँ। वो बेहद स्मूथ और ठंडी है, जैसे सबसे बढ़िया सिल्क से भी ज्यादा मुलायम। मैं कभी उसका सिर छूता हूँ, कभी शरीर, और आखिर में खुद को रोक नहीं पाता और उसकी छोटी सी पूंछ पकड़ लेता हूँ। कहते हैं कि सांप की 7 इंचेस वाली जगह छूनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इतनी छोटी है कि मुझे लगता है शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही मैं उसकी पूंछ पकड़ता हूँ, लिंग शियू का पूरा शरीर बिजली के झटके जैसा स्टिफ हो जाता है। उसके सफेद स्केल्स के बीच की स्किन हल्की गुलाबी हो जाती है और उसका चेहरा ऐसा लगने लगता है जैसे कोई छोटी लड़की शर्म से भर गई हो। मैं तुरंत हाथ पीछे खींच लेता हूँ और कैजुअली कहता हूँ, छोटे बच्चे, दिमाग में बेकार चीजें मत सोचो। लिंग शियू इतनी नाराज हो जाती है कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो करती है और मुड़कर मुझे इग्नोर करने लगती है। इसी समय ली यनपिंग सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट सर्कल पूरा कर लेती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है और वो तुरंत ब्लैक बियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ब्लैक बियर को घेर लेता है और तेजी से घूमने लगता है, लेकिन उसके अंदर ब्लैक बियर अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर रहा होता है। तभी मेरे दिमाग में फिर से गुस्से भरी आवाज गूंजती है, तुम बुरे इंसान हो। वो सबसे सीधा है। बिना देखे ही मुझे समझ आ जाता है कि ये मेरी वही चुनी ब्यू, घमंडी और शर्मीली छोटी क्वीन है। मैं कैजुअली उसके ठंडे स्केल्स पर हल्का सा थपथपाता हूं और पूछता हूं, मैं कैसे बुरा हूं? वो गुस्से में कहती है, तुमने मेरी पूंछ छुई और दूसरी औरत को देख रहे थे, तुम उसी काले बदसूरत को देख रहे थे। मैं हल्की सी सांस लेकर कहता हूं, ठीक है, एक और बात ऐड कर लेते हैं, तुम तो बेवजह जेलस होने वाली हो। जैसे जैसे क्लास के सभी छात्रों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, टीचर सबको कल्टीवेशन रिसोर्सेज देते हैं। मैं सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखता हूँ और बाकी सब लिंग शियू को खिला देता हूँ। कुल 19 स्नैक्स, और वो एक एक करके सब तुरंत खा जाती है। मैं क्लास से बाहर भी नहीं निकला होता कि सब खत्म हो जाता है। क्लास के छात्र मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। कोई कहता है कि हु एन पागल हो गया है, कोई कहता है कि उसने एक हफ्ते का कल्टीवेशन रिसोर्स सब व्हाइट स्नेक को दे दिया, कोई कहता है कि स्नैक्स धीरे धीरे देना चाहिए, और कोई कहता है कि ये तो खुद के कल्टीवेशन के लिए होता है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी अच्छी व्हाइट स्नेक इसे मिलकर भी बर्बाद हो गई। टीचर भी समझाते हैं कि हर महीने रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अगर वेस्ट करोगे तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मैं बस शांत होकर ठीक है कह देता हूँ। पिछले जन्म में मैं ब्लैक बियर के साथ रिसोर्सेज शेयर करता था। बाकी लोग 4:1 रखते थे, लेकिन मैं हमेशा 1:1 करता था, क्योंकि हम साथी थे। लेकिन इस बार व्हाइट स्नेक के साथ तो हद ही हो गई। 19:1, 19 उसके, 1 मेरा। सिर्फ क्लास वाले ही नहीं, मुझे खुद भी लग रहा था कि मैं पागल हूँ। लेकिन मुझे अचानक याद आया, लिंग शियू के साथ मेरा ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जीना मरना साथ। अगर वो पिछले जन्म की तरह अपोकलिप्स के पहले दिन ही मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए अभी इस छोटी क्यू भी छात्र अपने अपने लिए जगह ढूंढकर कल्टीवेशन करने चले गए और मैं भी व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही मैं ली यनपिंग के पास से गुजरा, वो अचानक आधा शरीर आगे करके मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली कि
उसे पता है मैं भी रीबॉर्न हूं और इस बार ब्लैक बियर से कॉन्ट्रैक्ट करके कोल्ड रेजिस्टेंस पाना उसका ही होना था। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि तो फिर अच्छे से जीना, क्योंकि मैं अभी भी उसे अपने हाथों से खत्म करने का इंतजार कर रहा हूं। ली यनपिंग की आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन तुरंत ही वो घमंड में बदल गया। उसने कहा कि अब उसके पास ब्लैक बियर है, वो जरूर जिंदा रहेगी और हम दोनों बेकार अपोकलिप्स के पहले ही दिन मरने का इंतजार करें। मेरी गोद में पड़ी व्हाइट स्नेक ने आलस से आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर जीभ बाहर निकालकर उसकी तरफ फुफकार मारी और एक बेहद घिनौनी सड़ी बदबू एक पल में हवा में फैल गई। ली यनपिंग के चेहरे का आत्मविश्वास तुरंत टूट गया और वो चीखती हुई कई कदम पीछे हट गई। मैं हल्का सा हंसा और व्हाइट स्नेक को लेकर आगे बढ़ गया। स्पिरिट बीस्ट पालना एक बॉटमलेस पिट जैसा है और इतने सारे स्नैक्स कहां से लाऊं, यही एक बड़ी समस्या थी। मैं उंगलियों से लिंग शू के स्केल्स को हल्के हल्के थपथपाते हुए सोच रहा था कि तभी अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आई। अपोकलिप्स से पहले मीडिया ने एक छोटे स्पिरिट वेन का खुलासा किया था और समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उसका पता नहीं चला होगा। ये सोचकर मैं तुरंत व्हाइट स्नेक को लेकर गाड़ी से उस जगह की तरफ निकल पड़ा। जब मैं पिछले जन्म के हिसाब से चिन्हित लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि ली यनपिंग मुझसे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो एक बड़े परिवार की लड़की थी, उसके पास रिसोर्सेज और कनेक्शंस बहुत थे, मुझ जैसे आम इंसान से कहीं ज्यादा। मैं स्पिरिट वेन के बाहर खड़ा होकर ठंडी नजरों से देख रहा था कि ली यनपिंग 20 से ज्यादा आदमियों के साथ माइनिंग करवा रही थी। व्हाइट स्नेक मेरी गोद में लिपटी हुई एक एक करके निकाले जा रहे चमकदार स्पिरिट स्टोन्स को देख रही थी और लालच में एक लंबी सांस लेकर निकल गई। तभी अचानक एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, भैया क्या ये आप हो? मैंने तुरंत पहचान लिया, जोंग। मैंने पूछा कि क्या वो टेलीपैथी कर सकता है? उसने बताया कि ली यनपिंग ने उस पर बहुत रिसोर्सेज खर्च किए हैं और उसे अवेकनिंग सोल हर्ब दिया है जिससे वो मेंटल कम्युनिकेशन कर सकता है। उसने कहा कि मैं व्हाइट स्नेक को लेकर पहले कहीं आराम कर लूं और जब सारे स्पिरिट स्टोन्स निकल जाएंगे तो वो मुझे बुलाएगा। मैं एक पल के लिए रुक गया और ब्लैक बियर से मन ही मन बात पूरी की। जैसे ही मैं होश में आया, मेरे सामने एक छोटी नाजुक सी स्नेक फेस मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। लिंग शू मेरे हाथ पर लिपटी हुई थी और उसका घमंडी चेहरा मेरे करीब आ गया था। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। वो नाराज होकर बोली कि मैंने उसकी नजर बचाकर दूसरी औरत से बात करने की हिम्मत कैसे की। मैंने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे अपने हाथ से अलग किया, फिर दूसरे हाथ से उसके गाल को हल्का सा दबाते हुए कहा कि छोटे बच्चे, शब्दों का सही इस्तेमाल करो। वो तुरंत बोली कि वो गलत नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा में भालू की गंध है, वही काला वाला। ये छोटी स्नेक सच में काफी सेंसिटिव थी। वो आगे बोली कि हेवनली डीमन पाइथन रेस में जिससे ब्लड लाइन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वही लाइफ टाइम पार्टनर होता है और मैं उस भालू के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता। मैं थोड़ा अजीब चेहरा बनाकर बोला कि वो अभी इतनी छोटी है, उसे पार्टनर का मतलब भी पता है या नहीं? लिंग शू ने नाराज होकर मेरी तरफ देखा और उसकी पूंछ हिलने लगी। अचानक उसकी ठंडी जीभ मेरे गाल को छू गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जल्दी से पीछे हट गई और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें चाटा है, अब तुम मेरे हो गए हो। यहाँ पर मेरा निशान लग चुका है, अब कोई और तुम्हें छू नहीं सकता। तो अब निशान लगाने की जगह भी होती है क्या? मुझे लगता है तुम स्नेक नहीं बल्कि डॉग हो। मैं वहीं खड़ा रह गया, मेरे होंठ हल्के से फड़क गए। स्पिरिट वेन्स का काम ब्लैक बियर को दे दिया। मैंने लिंगशु को उठाया और कार में वापस आ गया। एयर कंडीशनर की हवा खाते हुए मैं तरबूज खाने लगा और कार के सेंट्रल स्क्रीन पर एक मूवी चला दी। थोड़ी देर में मैं नींद में डूबने लगा। जब फिर से उठा तो आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था। जंगल के बीच दूर दराज का इलाका, जहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, चारों तरफ बस खामोश अंधेरा था। वे सभी चले गए थे। नीचे देखा तो लिंगशु सतर्क थी। वो मुझे शिकायत भरी नजरों से देख रही थी। मैं अनजाने में थोड़ा गिल्टी महसूस करने लगा। लिंगशु ने सिर घुमा लिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं व्हाइट स्नेक को गोद में लेकर स्टेप बाय स्टेप स्पिरिट वेन की जगह की ओर बढ़ गया। जैसा ब्लैक बियर ने बताया था, वहां के आसपास कोई भी नहीं, सिर्फ एक अरे था जिससे स्पिरिट वेन को छिपाया गया था। व्हाइट स्नेक ने जब मुझे स्पिरिट वेन वाली जगह पर देखा तो वो क्यूरियस थी कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन क्योंकि उसने अभी कहा था कि वो मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए क्यूरियोसिटी होने के बावजूद वो होंठ फुलाकर चुप रही। मैं अरे के पास छिप गया। थोड़ी देर में ब्लैक बियर ने अरे खोल दिया और मुझे सिर दिखाया। अब वो बोल भी सकता था। उसने मुझे पंजा हिलाया। गग कहलाई। मेरी गोद में व्हाइट स्नेक ने ब्लैक बियर को देखा और मेरी गोद में ही अपनी स्नेक टंग निकालकर उसकी तरफ एक धमकी भरा खतरनाक एक्सप्रेशन दिया। मैंने तुरंत व्हाइट स्नेक का मुंह बंद कर दिया और ब्लैक बियर की तरफ एक बेबस मुस्कान दी। लिंगशु थोड़ी टेम्पर वाली है। ब्लैक बियर आगे आगे मुझे रास्ता दिखा रहा था। कोई बात नहीं, आपको भी मत डांटो। लेकिन व्हाइट स्नेक की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो ग्रीन टी है, वो ब्लैक स्किन ग्रीन टी है।
मुझे छोड़ दो, आज मैं उसे काट ही डालूंगी। मैं अभी भी जिंदा हूं और तुम मेरे सामने ही। मैंने ब्लैक बियर के शरीर के चारों ओर हल्की ऊर्जा देखी और व्हाइट स्नेक को जमीन पर छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही लिंगशु पीछे मुड़ी और अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो 0.008 मीटर प्रति सेकंड की कछुए जैसी स्पीड से हर स्टेप पर 3 बार पीछे मुड़ते हुए ब्लैक बियर की तरफ बढ़ी। आखिर में वो चौथी बार पीछे मुड़ी और अनिश्चित होकर मुझे देखा। उसने पूछा कि क्या मैं उसे रोकता भी नहीं हूं? क्या मुझे डर नहीं कि वो मेरे उस अच्छे पार्टनर को काट डालेगी? मैंने ब्लैक बियर के शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी देखी। पूरा दिन स्नैक्स खाने वाले ब्लैक बियर के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी व्हाइट स्नेक से कम 50 गुना ज्यादा थी। कौन किसे काट डालेगा कहना मुश्किल था। मैं मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और कहा कि मुझे उसकी ताकत देखनी है। अगर वो उसे काट देगी तो आगे से मैं सिर्फ उसका ही हो जाऊंगा। व्हाइट स्नेक की पूंछ जमीन पर जोर से टकराने लगी। मेरी बातों से वो थोड़ा प्रभावित हो गई, लेकिन फिर उसने ब्लैक बियर की टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी देखी और फिर भी झिझकते हुए वापस रेंग कर मेरे पैरों के पास आ गई। ये चीज सच में वीक को दबाने वाली और स्ट्रॉन्ग से डरने वाली थी। ब्लैक बियर ने स्पिरिट वेन के स्पिरिचुअल फूड को 3 हिस्सों में बांटा। अपने लिए बहुत छोटा सा हिस्सा रखा और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा ढेर अलग रखा। लिंगशू उस बड़े ढेर को देखकर उसकी आंखों में ग्रीन ग्लो आ गया। उसने कहा कि ये ब्लैक स्किन मेरे साथ काफी जनरस है। ब्लैक बियर ने छोटे ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मैं रख लूं, कल्टीवेशन के लिए काफी है। और फिर बड़े ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब जेजे को दे। उसने कहा कि ये ब्लैक स्किन शायद मेरे प्रति इंटरेस्टेड नहीं है। लिंगशू जोर से बोल उठी कि वो उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसके सिर पर हल्का सा फ्लिक किया और कहा कि क्या वो लव ब्रेन है? हर चीज को लव में क्यों जोड़ देती है? लिंगशू अभी भी नाराज, लेकिन जैसे ही मैंने स्पिरिट स्टोन्स का नाम लिया वो तुरंत शांत हो गई। मैंने ब्लैक बियर की तरफ देखा और पूछा कि मैंने यहाँ सब खाली कर दिया है, क्या ली यानपिंग उसे नुकसान पहुंचाएगा? ब्लैक बियर ने सिर हिलाया और कहा कि वो महिला अब उसकी हर बात मानती है। दूसरे दिन ली यानपिंग खाली हो चुकी स्पिरिट वेन को देखकर स्टैंडन रह गई और बोली कि मैंने सारे स्पिरिट स्टोन्स यूज कर दिए। ली यानपिंग जानता था कि 15 दिन बाद एक्सट्रीम कोल्ड अपोकलिप्स आने वाला है और ब्लैक बेयर की स्किल बहुत कीमती होगी। उसने कहा कि ठीक है, वो उसे प्रेशर में ही देगी। उसने गलत मतलब नहीं कहा था। फिर उसने कहा कि उसे कल्टीवेशन के लिए स्नैक्स चाहिए और जल्दी से और स्नैक्स भेजे जाएं, बहुत ज्यादा नहीं। उसने पूछा कि क्या 10 ट्रक चाहिए? उसने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 10 ट्रक लाए जाएं तो शायद वो हायर लेवल स्किल अवेकन कर पाएगा।